से बैठा हुआ और कह रहे कि जो आदत है मैं तुम्हें लगा के अरे मुझे छुड़ा के तो मतलब अब इस बात में तो हम शैतान पे डाल देंगे। और जब मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, लेट्स सपोज कोई बंदा मेरे काम पे टॉन्ट आके कर देता है, तुम तो काम नहीं करी, मुझे पता है कि मैं काम करूँ, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए। Assalamu alaikum, this is Kuratulan and we are taking an initiative about the awareness of mental and emotional health, and I am having Assalamu alaikum, it's Isma Tokir and we have with us Ma'am Khadija Takpoor, a clinical psychologist and also regional emotional health counselor. तो कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. मैम वैसे तो क्वेश्चंस बहुत हैं हमारे पास आपसे पूछने के लिए, लेकिन पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट? आई रिमेम्बर जब कैरियर चूज करने का टाइम था तो मेरी फैमिली ने बड़ा मुझे प्रेशराइज किया कि फार्मेसी कर लो या किसी और डीपीटी तक उन्होंने मुझे कहा था फिजियोथेरेपी कर लो, क्योंकि साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। तो तुम, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये पागलों का डॉक्टर होता है तो तुम भी पागल हो जाओगी साइकोलॉजी पढ़ के। बट मेरी खाला है और शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, कोहाट में काफ़ी अर्सा उन्होंने जॉब की है एफजी में, और अभी वो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि जिस तरह वो हर बंदे के मसलों को सुनती हैं, फिर जिस तरह वो कुछ ही बातों में अगले बंदे का उस मसले को हल कर देती हैं, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। इसके अलावा एक इंसिडेंट इसके पीछे ये था कि एक बच्चा था जो कि अपने नॉर्मल स्ट्रेस में से या डिप्रेशन के एक फेज में से गुजर रहा था, और देयर फैमिली टुक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट, और क्योंकि वो टीन एज में था तो वो बहुत माइनर उसका प्रॉब्लम था। बट उसके साइकियाट्रिस्ट के जाने के बाद क्या हुआ कि उसको मेडिसिन दे दी गई, और फिर उस मेडिसिन का उस पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हुआ, जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि नो, ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो उनको सुने। और सिर्फ यही एक मेरा एक मोटिवेशन थी, एक ऑब्वियसली द वे शी डेल्ट विद द प्रॉब्लम्स, और फिर एक केस उसके पीछे आ गया कि अच्छा इसको इस तरह भी हल किया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो बस ये इंटेंट थी, और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं? वेल क्योंकि मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी काम किया है और बीबीएच बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में भी काम किया है, तो वहाँ तो हॉस्पिटल सेटिंग थी तो काफ़ी टफ केसेस आते थे, जैसे कि डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन, जैसे कि सुसाइडल आइडिएशन, इंटेंट, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे, एडिक्ट लोग आते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो स्किज़ोफ्रेनिक और हेलुसिनेशंस वगैरह भी थे। कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट्स मैंने देखे हैं। ये टीनेज नहीं, ये चीज़ें टीनेज में नहीं थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल सेटिंग थी तो टीनेज में ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती। बट हाँ, टीनेज में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। हम फुल फ्लेज डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स उनमें ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, आपने लॉस ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, ये तो बड़ा कॉमन सा मसला आपको नहीं लगता कि है? मतलब हम वैसे भी नॉर्मली लोगों में बैठे हुए होते हैं, तो घरों में भी या ऑफिशियल सेटिंग में भी तो यही लोग बात कर रहे होते हैं एक गपशप के दौरान, ऐसे यार दिल नहीं चाह रहा आजकल, बंदा अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो वो उसको डिप्रेशन का नाम दे दे, या बच्चे को डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं और वो उसको इस तरह का कोई मसला बता दे कि मुझे तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही है। तो हम तो फिर उसको इस तरफ ले जाते हैं और प्रॉब्लम छोटी सी होती है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि टीनेज में फुल फ्लेज डिप्रेशन नहीं होता, उसका कोई एक सिम्टम है, हम अगर उस सिम्टम को इग्नोर करते हैं तो वो फ्यूचर में जाके इस तरह से एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, उसको नींद की चेंजेस आ रही हैं, उसको खुराक की, भूख की चेंजेस आ रही हैं, तो मतलब देयर इज समथिंग इन हिज लाइफ और हर लाइफ जो कि उसको कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रही है, राइट?
तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर नॉर्मली बोलते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है बस अब इसको कुछ हो गया है, इसको फुल अटेंशन होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि उस चीज़ को इतनी अटेंशन दें कि उससे पूछें कि कोई मसला है आपकी लाइफ में। कुछ तो एक डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे बड़े होते, कुछ टीन एजेस के वो होते हैं, एक स्टबर्ननेस होती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चे से एटलीस्ट इतना पूछ लेना चाहिए कि आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है। बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं शेयर करते तो उनसे थोड़ा प्रोब करें कि आपके टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन है, आपके दोस्त कैसे हैं, दोस्त हैं या नहीं हैं। बहुत दफ़ा बच्चों के दोस्त बनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ये चीज़ उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इस तरह से मतलब उस माइनर प्रॉब्लम को ये ना कहें कि बीमारी हो गई है इसको, बट उसको इतना एड्रेस करें कि उससे पूछें ताकि वो बड़ा डिसऑर्डर ना बड़े डिसऑर्डर में ना बदले। और एक चीज़ मैंने जो कॉमनली नोटिस किया, सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चे तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, अगर कोई इशू है या कोई चीज़ उन्हें तंग करिए, इन दी फर्स्ट प्लेस तो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि मैं क्यों चिड़चिड़ा हो रहा हूँ या मुझे क्या चीज़ तंग करी, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। इवन टीनेजर्स भी, या वो इतने बिजी कर लेते हैं खुद को टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में, और फिर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर आगे से। लेकिन जो कॉमनली मैंने आम लोगों में, एडल्ट्स में भी ये चीज़ नोटिस की है कि वो भी उदास रहते हैं, खफा, हर कोई खफा घूम रहे हैं। मतलब अगर आप किसी से पूछे ना मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो वो नहीं पता होगा किसी को। आपको इवन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मुझे अच्छा क्या लगता है। आजकल कॉमन, ये बड़ा कॉमन इशू, आप किसी को रोक के उससे पूछ लेंगे यार आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको, ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है ना। मेरा फेवरेट कलर है जो मुझे खुशी देगा। तो इस बस आजकल लोग वो ट्रेंड्स के पीछे चल रहे हैं, तो वो जो एग्जैक्टली और इसके पीछे ये क्रोनिक डिप्रेशन की सिम्टम हो सकती है कि एक लॉन्ग टर्म कोई मसला है जो चल रहा है और वो आप आके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गए। ऐसे यही होता है ना। आपके साइकोलॉजी सारी सिर्फ इस चीज़ पे बेस करती है कि आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ था या आपकी टीन एज में ऐसा क्या हुआ था जिसने आज आपको इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है या इतना स्टबर्न बना दिया है। वो कौन से कॉजेज हैं, उसका ट्रिगर प्रेजेंट में हो सकता है, कॉज हमेशा चाइल्डहुड में होता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि मेरा नाक प्यारा नहीं है, मेरे होंठ प्यारे नहीं हैं, मेरे बाल, कुछ बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं उनके गोल्डन बाल, बट वो कहते हैं मेरे बाल प्यारे नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमने उनको इतना ये बात बोल दी होती है, चाहे पॉजिटिव में और मेजरली नेगेटिव में, वो भूरे बालों वाली आ गई, वो स्टिग्मा कर दिया ना, लेबल लगा दिया उसके साथ। तो क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजें, एक वक्त आता है कि वो बंदी कहती है कि यार मैं आई एम नॉट वर्थी, मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अगर हम ऐसे ना भी बोले तो बच्चे आजकल खुद ही सोशल मीडिया पे ऐसे ही है, कंपैरिजन बहुत ज्यादा है कि वहाँ पर तो लोग एक सर्टेन वे में खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर वो हमारे बच्चे नहीं हैं वैसे, तो वो भी ट्राई करते हैं। जब वो नहीं हो सकता तो ये भी डिप्रेशन का एक कॉज बनता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जो आपको डिप्रेशन को लीड करे, ज़रूरी तो नहीं है। या ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन में तभी जाएंगे जब कोई ट्रॉमा, किसी की, अल्लाह ना करे, किसी के पेरेंट की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है बचपन में या टीन एज में इंसान के साथ, तो ही वो इंसान डिप्रेशन में जाएगा। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ ना, हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है उनकी ज़िंदगी में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को वैलिडेशन ही नहीं मिलती कि यार ये क्या, इनको क्या मसला है, ठीक ठाक है, खा पी रहे हैं। हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से सैड हूँ, और एंड में पता चलता है वो तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। लाइक दूसरा हमें बता देता है ये क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, तो ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसे ही। इस केस में मैं ये बोलूँ कि एक दफ़ा एक बच्ची मेरे पास आई थी और वो मुझे कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कहा मैं क्योंकि मिडिल चाइल्ड हूँ, तो मेरी जो बड़ा भाई है उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, छोटे बहन भाइयों को ज़्यादा मिलती है, मुझे बीच में बिल्कुल लेफ्ट आउट फील होता है कि मैं बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इस वजह से मैं कल
मैं सोच रही थी कि मैं इस छत से छलांग लगा लूँ क्योंकि मेरी कोई, और लिटरली उस लड़की के लफ्ज़ थे कि मैंने 3-4 तरीके खुद के अपने लिए सोचे कि जब वाकई मेरे लिए कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो मेरा क्या फ़ायदा है। और उसमें मैं आपको बात कर रही थी ना सुसाइडल इंटेंट और आइडिएशन, उसकी इंटेंट थी कि मैंने सोच लिया था कि ये तरीके हैं, लेकिन फिर आखिर में उसने ये सोचा कि अब तीनों तरीकों में ये है कि कहीं पे मेरा स्कूल इन्वॉल्व हो जाएगा, कहीं पे मेरा घर इन्वॉल्व, कहीं पे कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने जो तो वो काम नहीं किया। तो पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि अब हमारे तो ज़्यादातर आजकल 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को कैटेगराइज कर लें और उनके अकॉर्डिंगली उनके साथ बिहेव करें। ऐसा ही है। लाइक कोई ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको ज़्यादा टाइम दे दें। हमारी तरफ ये कहा जाता है कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है, इसको क्या समझ में आता है। एक बच्चा जब वो पैदा हुआ है उस वक्त अगर आप उससे अच्छी तरह बात कर रहे हो तो उसके अनकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ गई है, अगर आप उससे बुरी तरह बात कर रहे हैं तो उसके अनकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ गई है। और फिर वो जो 2-3 साल का बच्चा है, हम उसको कैसे ये सोच सकते हैं बच्चा है, वो आपका हर एक्शन नोट कर रहा है कि आपने कहाँ दूसरे को उस पर प्रायोरिटी दी, कहाँ आप दूसरे के लिए बड़ी चॉकलेट लेकर आए, इसके लिए छोटी चॉकलेट लेकर आए, वो हर चीज़ को नोट कर रहा है और वो हर चीज़ उसके दिमाग में बैठ रही है। एक वक्त होगा फिर वो जाहिर बात है यही कहेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं मिडिल बोर्ड हूँ। मैं भी मिडिल किड हूँ तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। आप रिलेट कर सकती हैं। और उसके अलावा एक बर्डन भी हमारे ऊपर, प्रेशर भी आ जाता है, लाइक काम का प्रेशर, अगर आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बड़ों को छोटों को मार्जिन मिल जाता है कि चलो लाड में ठीक है, हमें करके दिखाना होता है, तो वो फिर बड़े होते होते वो हम पे एक प्रेशर होता है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन वो थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं आपके साथ सारी जिंदगी रहते हैं। एक दफ़ा एक वीडियो में देख रही थी कि देखें छोटा सा सेंटेंस होता है और वो आपका पूरा दिन खराब कर देता है, मूड खराब कर देता है, तो वो हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से पहली चीज़ ये कि हम कोई ऐसा वर्ड ना बोलें जिससे किसी और में ये सारी चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल हम चलते फिरते ये बात कर देते हैं कि जी वही इतनी मोटी हो गई हो, अगले बंदे को तो पूरा दिन गया। तो एक तो वो एक कार्मा वाली भी चीज़ होती है कि जब हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं तो हमारे साथ भी फिर अच्छी चीज़ें ही होती हैं। तो पहले तो आप खुद पे वर्क करते हैं, उसके बाद सेकेंडली ये कि जो बंदा हमें बुली कर रहा है या हमें नेगेटिव वर्ड बोल रहा है उसको हम एक इंसान होने का मार्जिन दें, ठीक है? तो मतलब आप वो भी इंसान है। एक सेंटेंस होता है वो बुलिंग हो रही है उस वक्त ऑब्वियसली, और अगले को अनकॉन्शियसली वो बुली कर रहा है, ऐसा ही या है। उसको पता हो सेंस नहीं है, या उसको कभी पता भी है कोई बंदा जो भी आप, इवन मैं हूँ, हम हैं, अभी थोड़ी अवेयरनेस हो गई है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक हम दिन में कितनी बातें ऐसे करते थे। छोटी सी मेरी कजन है, उसको मैं बोल रही मोटी, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगी, वो हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि उसका जो ये रिएक्शन था ये वो कितनी ट्रॉमेटाइज हो रही है। ये डिफरेंट केस स्टडीज करके, खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके, इसको ऑब्जर्व करके कि अच्छा ये चीज़ ऐसे इम्पैक्ट लेकर आती है बच्चों पे। तो असल चीज़ ये होती है कि पहले तो हम दूसरे को इंसान होने का मार्जिन दें कि अगर वो बंदा इस तरह की नेगेटिव बात कर रहा है तो उसको भी इस चीज़ का सेंस नहीं है। आज हमें ये सेंस आ गया है लेकिन और लोगों को नहीं है, तो इट्स ओके। और जब मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, लेट सपोज कोई बंदा मेरे काम पे टॉन्ट आके कर जाता है, तुम तो काम नहीं करी, मुझे पता है कि मैं काम कर रही हूँ, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। मुझे पता है मैं काम कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है हमारा ज़मीर, वो हमें बताता रहता है कि अब ये तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम सच बोल रही हो, हम उसको हाइड करते हैं, तो उसकी सुन लें बस। वो आपको बोल रहा है कि तुम काम कर रही हो, फिर दुनिया की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको कह रहा है कि तुम काम नहीं कर रही, लोग सही कह रहे हैं, फिर आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। सेम गोज कि अगर आपको कोई आपकी लुक्स पे बात कर रहा है बट आपको पता है कि आप खूबसूरत, जैसे कि मैंने ने एक सेशन में बड़े मजे की बात की थी कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन इंसान में ढाला है। तो फिर जब हम सबको अल्लाह ताला ने इतना परफेक्ट बनाया है
हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी मैं प्यारी हूँ, मैं फिर लोग जितनी भी बातें करें मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे प्यारा बनाया, तो मेरे लिए ये काफी। क्योंकि अक्सर यही ना अपीयरेंस पे कमेंट आ जाता है, ऐसे, आपके काम body करने shaming, पे बॉडी शेमिंग, shaming, कलर शेमिंग, Exactly. तो ये थोड़े थोड़े से एक दूसरी चीज़ जो मैं कल सोच रही थी कि वैसे तो हम नॉर्मली ना चीज़ें शैतान पे डाल देते हैं कि ये मतलब वसवसे, वो तो एक फैक्ट है ना, शैतान के वसवसे होना। लेकिन मुझे लगता है कि शैतान भी हमारी इनसिक्योरिटीज को ही टारगेट करता है। मतलब कोई चीज़ होती है तो वो उसको बढ़ाता है ना। अब एक चीज़ मेरे अंदर है ही नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई भी एक चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है और कि कहीं से माइंड में आई कि नहीं तो मैं ऐसी हूँ, नहीं, वो चीज़ मुझे ट्रिगर इसलिए करती है क्योंकि वो मेरे अंदर होती है ऑलरेडी, और शैतान के वसवसे भी। तो मैं ये रमज़ान से 1-2 दिन पहले कुछ नेगेटिव थॉट्स आई माइंड में, तो वो ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। अच्छा। मतलब इतनी बढ़ गई कि वो बस मूड ख़राब हो गया बिल्कुल, और दिल बंद हो जाता है ना, वो एक फीलिंग होती है घुटन की आपके अंदर। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि मैं देखती हूँ कि ये वाकई शैतान का वसवसा है या ये मैं हूँ। क्योंकि वो उस दिन मैं एक मीम देख रही थी, तो उसमें शैतान ना ऊपर मजे से बैठा हुआ है और कह रहा है कि जो आदतें मैं तुम लोग को लगा के आए हो उधर छुड़ा के। तो बिल्कुल, मतलब अब इस मंथ में तो हम शैतान पे डाल एग्जैक्टली। तो अगर इस मंथ में मतलब अभी मैं ये पॉडकास्ट खत्म हुआ, मैं घर गई और मैं फिर कोई नेगेटिव चीज़ मैंने सोची, किसी हमारे साथ तो ये भी होता है ना कि किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी हम खुद ही सोच के बातों को परेशान हो रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली फिर हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। तो तब तो मेरे पास ये चारा भी नहीं है ना कि चलो शैतान का वसवसा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को मैं कैसे कूप करूँगी? एक तो चीज़ देखिए, शैतान होती है, दूसरा आपका नफ्स होता है। वो नफ्स भी आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ पे, जो ये सब कुछ है, आप सिर्फ शैतान के शर से हिफाजत नहीं मांगते, आप अपने नफ्स के शर से भी हिफाजत मांगते हैं। तभी अक्सर ये कहा जाता है ना कि अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना सबसे बड़ी जहाद है। तो अगेन जो आप कह रही हैं कि हम शैतान पे नहीं डाल सकते, हाँ हमारा नफ्स है और हम अपने नफ्स के शर से पनाह मांग सकते हैं। और अगेन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि साइकोलॉजी और रिलीजन बहुत जगह मैच करती है, तो जब हमें अल्लाह ताला पे यकीन है, होप है, हर चीज़ में हम ऑप्टिमिस्ट तब होते हैं जब हमें होप होती है। होप तब होती है जब हमें पता होता है देयर इज समवन जो सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो ये दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। तो जब आपको अल्लाह ताला पे यकीन है कि जितनी भी नेगेटिविटी है सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस रमज़ान में अपना 100% इबादत पे ना लगा सकूं, तो इसलिए मुझे अब इस सब कुछ को खुद पे हावी नहीं होने देना है, और चाहे थोड़ी भी एफर्ट है। अब अक्सर ऐसा होता है, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमने नमाज शुरू की इवन रमज़ान में, ठीक है, नमाज हमने शुरू की, दिमाग चला गया कहीं, हम फिर उसको फोकस करते नहीं मुझे बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर दिमाग चला गया, फिर हम कहते हैं बस अब तो वैसे भी नमाज खराब हो गई है, बस फिर उसी बारे में सोचो। एग्जैक्टली। तो असल में नमाज का मजा ही तब है जब आपको बार बार कोई उससे दूर लेके जाना चाह रहा है, बट आप बार बार खुद को लेकर आ रहे हैं, नहीं मुझे इस पे फोकस करना है। असल नमाज का मजा तो वो है, और असल मकबूल नमाज वो है कि जब आप हर कॉन्टिन्यूस आपकी एफर्ट है कि मुझे नहीं, अल्लाह पे मुझे फोकस करना है, मुझे नमाज पे फोकस करना है। तो ये चीजें तो दूसरी एक चीज़ ये है कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके वाकई में अगर कहें ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसे बड़े बड़े मसाइल नहीं होते, मतलब चल रहा है बस घर का सिस्टम, इंसान है ना, उससे तो मसले लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा सच कोई बहुत बड़ा उनका इशू नहीं। ब्लेस्ड लोग भी होते हैं, लेकिन उन लोगों और घरों और उन लोगों से आप जब मिले तो उनको भी ये डिप्रेशन, एंजाइटी के ये इश्यूज होते हैं। तो क्या डाइट का कोई इम्पैक्ट होता है? डाइट का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब तक आप में वो पावर ही नहीं है, देखिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी आपको पावर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपको मेंटली कुछ सोचने के लिए, अब एक सोच पे हमारी कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना,
कंटिन्यूसली हमारे सारे सेंसेस, फिर कभी कभी कोई सोच बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है तो गर्दन नेक पेन शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, उससे फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे पास वो एनर्जी ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, तो हम छोटे से प्रॉब्लम से भी परेशान होकर रोने धोने लग जाएंगे। और जब हमारी डाइट अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी डाइट डिफरेंट हार्मोन से रिलेट करती हैं, जैसे चॉकलेट का कहते हैं कि वो आपको प्लेयर देती है, ठीक है। जो अगर कोई बहुत डिप्रेस है, एग्जाम में स्पेशली कहते हैं कि चॉकलेट खाओ तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन रहती है। तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। आपको एक बैलेंस्ड हेल्दी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप लोग 2-3 पिज्जा एक टाइम पे खाओगे तो आप हेल्दी डाइट होगी। हेल्दी डाइट का मतलब ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आपको प्रोटीन्स हैं, अंडा है, दूध है, इसके अलावा जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ें आप, हम इसके रोल को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि इसका कोई रोल नहीं है हमारी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ। वो प्रॉब्लम कम खाने में नहीं है, आई थिंक ज़्यादा खाने में है। ऐसा है कि वैसे तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप शुरू कर दें तो अच्छा फील होने लगता है। और अब जिस तरह रमज़ान है तो रोज़ों में भी हम, मतलब इस्लाम में है कि भूख रख के खाएं, तो हम समझते हैं कि डाइट मतलब कम खाना है तो उससे प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ। ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम यस, कम खाने से भी होती है और ज़्यादा खाने से भी होती है कि हम और जैसे इतना खाना खा लिया, अब हमें कोई काम करने की एनर्जी नहीं है, फिर हम जाके सो जाते हैं और खाने के बाद सोना तो बिल्कुल तबाही है कि फिर वो जो उसको एब्जॉर्ब होना था एनर्जी की फॉर्म में, अब वो आपकी ये फैट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस डाइट इसलिए बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि ना ओवर ईटिंग हो और ना अंडर ईटिंग हो। साइकोलॉजी से भी लिंक कर देते हैं ना। जैसे मैं कुछ फील कर रही हूँ ना, ज़रूरी तो नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल इशू ही हो सकता है वो मेडिकल इशू हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी जो सीज़न चल रहा है, एक तो बाहर का मौसम आ गया, एक तो पोलर एलर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये वाला इशू भी है। दूसरा, मैं पिछले दिनों ऐसा अक्सर बचपन से फील किया और मैंने पूछा भी स्टाफ में बैठ के 2-3 लोगों से कि यार जब मौसम चेंज होता है तो तुम लोगों का दिल खवा नहीं होता? अक्सर लोगों ने ये कहा कि कुछ ने कहा सुबह के वक्त, कुछ ने कहा शाम के वक्त। तो एक लेडी कह रही थी कि मैं तो बाकायदा रोती हूँ ना। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा सर्च किया, गूगल किया, तो मुझे पता चला कि ये बेसिकली इन दिनों में विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो जब विटामिन डी की कमी होती है तो उस वजह से आपके जो ब्रेन में केमिकल है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहरहाल वो रिलीज होना या तो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ी उदास हो गई तो उसके लिए मुझे वजह ढूंढने की ज़रूरत है कि नहीं मेरा तो ट्रॉमा था, मेरी तो वालिदा की वफात हुई थी आज से 10 साल पहले, तो ये वही चीज़ खुद सिनेरियोस क्रिएट तो करके ऐसे ही रो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम ये सारी मेंटल हेल्थ और इन सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ असेसमेंट। हाँ, कि आपको पता हो, अब हम हर बंदे पे जितनी भी बातें हैं A to Z हर बंदे पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपका अगर आप सैड फील कर रही हैं, कॉजेज शायद फिजिकल हो सेम सिम्टम्स के साथ, और अगर ये सेम सिम्टम्स हैं इनके शायद कॉजेज कोई साइकोलॉजिकल हो। तो असल चीज़ है सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद को देखें कि मुझे ये पर्टिकुलर इमोशन फील हो रहा है। फॉर लेट सपोज मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मेरे आसपास कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे गुस्सा आ सकता है? नहीं, आसपास तो सब कुछ ठीक है, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? फिर आप सोचते हैं कि अच्छा वो जो मुझे एक जख्म है वो मुझे सुबह से, ऑल्दो मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सुबह से मुझे चिड़चिड़ापन उसकी वजह से हो रहा है, वो आखिरकार वो फ्रस्ट्रेशन एंगर में कन्वर्ट, अब मुझे छोटी छोटी बातों पे फिजूल में गुस्सा आ रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट मेन चीज़ है कि आप लोग खुद को खुद ऑब्जर्व करें कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। तभी जब एक दफ़ा आपने एनालाइज कर लिया ना कि मुझे क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आपका सोल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपका आधा मसला वहीं हल हो जाता है। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना का ये मतलब नहीं है कि आप बीमार हैं ऐसे ही या आप मतलब
आजकल लोग सोचते हैं ना कि बात बात पे साइकोलॉजिस्ट इस तरह से, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके जस्ट उनसे बात करते हो बिल्कुल, और वो आपको ऐसे ही गाइड कर देते हैं। बिल्कुल, वो ये सुन जैसे लेते मैंने हैं। बोला सेल्फ असेसमेंट आप खुद नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सक रहे होते, वो आके साइकोलॉजिस्ट से बात कर लेते हैं कि मुझे ये कंफ्यूजन है। वो ये नहीं बोलते मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। 2-3 दिन पहले मुझे एक केस आया और मुझे कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सिनेरियो में क्या करूं। वो बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन वो उनको कहते हैं मैं खराब हो रहा हूँ सिर्फ इस एक कंफ्यूजन की वजह से। तो और वो जब आपको बता रहे होंगे बोलते बोलते उनको अब वो बिल्कुल समझ उसका आ सोल्यूशन को खुद ही समझ में आ गई होगी ना सारी बिल्कुल बात। बिल्कुल, वो जो सारी रैंडम थॉट्स दिमाग में खराब कर रही हैं आपको, वो सारी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप कहते हैं तो कुछ था ही नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो किसी का नहीं। तो ये होता है। चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रही थी कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने कोई बहुत बड़ा मसला समझते हैं कि अगर मैं पागल होऊंगा तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, जबकि मसले हम सबकी जिंदगी में होते हैं किसी न किसी लेवल पे, माइनर लेवल पे, मेजर लेवल पे, आप जिस भी लेवल के मसले में हैं, पहले तो हम आपको सिर्फ, मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, कि पहले हम आपको सिर्फ इस काबिल बनाते हैं कि आप उस मसले को खुद हल कर सकें। इन केस कि वो चीज़ आपसे नहीं हल हो रही, फिर आप आते हैं, फिर अब जैसे इन पॉडकास्ट पे क्या मकसद है कि आप खुद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मसला है जो कि नहीं डिस्कस किया जा रहा है या जिसमें थोड़ी डिटेल रिक्वायर्ड है, फिर आप जाते हैं इन पर्सन उनसे बात करने। वो डिफरेंट 1-2 सेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहले सेशन में ही जब आप सब कुछ बोल देते हैं तो आप बहुत अच्छा और रिलैक्स्ड फील करते हैं, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती आप दोबारा नेक्स्ट सेशन में जाएं। तो ये कोई स्टिग्मा समझा जाता है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। इवन बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हमें नहीं लगता कि अब ये इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देंगे, अब वो भी इस चीज़ को इतना अहम समझने लगे हैं। मेरी एक साइकेट्रिस्ट टीचर थी, वो कहती हैं कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मैं उसको पहले उसकी काउंसलिंग करती हूँ, अगर उसको काउंसलिंग से सॉल्व ना हो फिर मैं उसको मेडिसिन की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझें कि कोई मसला है तो उसके हल की तरफ जाएं। हम सबको खुश रहने का हक है। हम कहते हैं उदास रहना है नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, हम सबको खुश रहने का हक है। तो सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा स्टेप लें, सेल्फ केयर करें, और ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाना सबसे बड़ी सेल्फ केयर होती है। तो बस यही शेयर करना था।